ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास अल खैमा का है। इस शहर को रास अल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खैमों से मिशाहत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद है। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल इस के लाफुट हैंड शर्फ का था। वो जो बचपन से इसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। इसका वफादार साथी, इस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को इससे कोई मोहब्बत न थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी न थी, मगर वो इसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रास अल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में इतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि इसे पता था कि गुनाहगार को इसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खोले आम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कहीं कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा डॉन दी डेविल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ न था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिजर को भी पता नहीं चलता। शर्फ बेगुनाह नहीं था, इसने भी कहीं गुनाह कैसे थे, लेकिन जिस चीज का इल्जाम अभी इसे दिया जा रहा था वो इसने नहीं किया था। और डॉन को ये मंजूर न था कि इसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। इसे जिन लोगों से मतलब न होता उनसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मलिक ने इसे सामने से लुकेरा था। उसके लेफ्ट हैंड शर्फ पर इल्जाम लगा कि इसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मुक, जो कि फोन पर इसे धमकियां दे चुका था कि वो शर्फ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त इससे छपकर उन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। इसने वासिक मुक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर इससे बात करे, लेकिन वासिक मुक ना माना। इसी की वजह से आज शर्फ 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लाफुट हैंड था। इसे जेल में किसी चीज की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का खास बंदा था। इसे हर चीज मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज्यादा डॉन को यहाँ इसकी जरूरत थी, जिसकी वजह से इसका बाहर होना जरूरी था। वो तंग गिल्ली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहां उसके कुछ आदमी एक आदमी को जमीन पर डेई उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। वासिक मलिक ने जरा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। गिने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कोर किए हुए थे। सुर्ख और सफेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, जरा जरा सी मोछ। वो जब बात करता था उसके गाल पर एक डिंपल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। इसलिए आज तक जिसने भी इसके गाल का डिंपल देखा था, इससे बात करते हुए ही देखा था। अलिफ, बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी क़यामत दाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो इसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मुक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाजा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने इसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे मुआफ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से जमीन से उठने लगा जब इसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर इसे वापस बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने, मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज पसंद आया। उसके लहजे में वासिक मुक अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शर्फ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ इसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे इसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी उसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मुक? मैं तुम्हें शर्फ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन उनकी फहाश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद है।
मैं यहाँ शर्फ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए आया हूँ। इस वीडियो का ओरिजिनल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी की खुद करवाओ, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वीडियो तो साइट पर रिलीज हो चुकी है। अब तो कर लो है, लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने इसके सर पर बंदूक तानती हुए इसकी बात काटी। ना नहीं, रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, मुझे मत मारना। वो फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट। डॉन का लहजा सफाक था और फिर सामने खड़ा शख्स इसे अपने करतब दुखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि इस के आदमी उसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था उसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शर्फ के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर उन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फहाश जगह से दूर कर दी गई। वो लड़कियों जो शादी के बाद अपने खावंद के साथ हनीमून के लिए यहाँ आई थी। वासिक मलिक ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर उनकी वीडियोस बनाई, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल्स शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेविल जानता था। वो जानता था कि उनकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेविल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव करवा दिया है, लेकिन वो लेकिन किया। वो गुस्से से चलाया। उन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इसकी बात सुनकर डेविल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खिजर पर डाली, जो कहता था कि इसका मुख बहुत पाक साफ है, बहुत नेक है, इसके मुख में कोई फहाश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। खिजर इस से निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से मैं निकलवा लूंगा इसे। 1 हफ्ते बाद सिद्दीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है, मैं इसे कह दूंगा, वो ले आएगी। खिजर ने हल पेश किया तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब इसका यहाँ कोई काम ना था। फिर पीछे मुड़ा और वापस इसके सामने आकर रुक। जानते हो, वासिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता वो दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों के तुमने वो वीडियो बनाई वो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रही थी। जरा सोचो, अगर वो वीडियो उन लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या कभी जिंदगी में खुद से नजर मिलाने के काबिल रहती? चोरी करो, डाका डालो, कत्ल करो, लेकिन डेविल जिना नहीं करने देगा। तुम एक अच्छे आदमी थे, वो रुका मगर थे। वासिक मुख को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली। सामने खड़ा वजूद बेजान हो गया। वो सुबह 7 बजे के उठी हुई थी। रोज की बानिस्बत आज काम इतना ज्यादा था कि इसे असर पड़ने का वक्त भी ना मिला। सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत ना थी। आज घर में 9 किस्म के खाने बनाए गए। आखिर रानिया अपी का रिश्ता जो आ रहा था, वो अंदर तैयार हो रही थी अपनी 2 बहनों तानिया मारिया के साथ। इसके हाथ में लज्जत थी। वो सुबह से ही किचन में घिसी थी, सब काम कर चुकी थी। इसे 3 बजे से पहले ही घर से निकलना था, क्योंकि उम्मी का हुक्म था कि जब तक ये रिश्ते वाले यहाँ से चले ना जाए तब तक अपनी शक्ल किसी को ना दिखाए। उनका घर इतना छोटा सा था कि कोई भी छाप कर ना बैठ सकता। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में जहाँ उनकी बेटियां रानिया, तानिया और मारिया रहती थी, दूसरा कमरा जहाँ उम्मी रहा करती थी, और तीसरा किचन। ये इतना छोटा सा घर था कि बाहर खड़े शख्स को पूरा कमरा नजर आता। इसलिए उम्मी का हुक्म था कि जैसे ही खाना बन जाए और सारा काम खत्म हो जाए वो जल्दी से यहाँ से उठकर फातिमा बी के घर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सौतेली बेटी एक बार फिर से इसकी बेटियों का काम खराब कर दे। वो सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी और आज इत्तेफाक ऐसा था कि उम्मी ने सुबह से इसे एक भी थप्पड़ ना मारा था। इसे सिर्फ फातिमा बीबी के घर जाने की इजाजत थी, जहाँ दोपहर में वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, जिसकी फातिमा बीबी उसकी उम्मी को तनख्वाह देती थी। इसके अलावा मोहल्ले के बच्चों के वालिदैन भी इसे कुछ ना कुछ देते रहती। अगर इसे रूह के वजूद से कोई फायदा ना होता तो तंजीम इसे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। आखिर उनके शौहर के धोखे से तो ये औलाद थी। इनके शौहर ने 2 शादियां की थीं। पहली शादी तंजीम से, जिनमें से उनकी 3 बेटियां थी। बेटा ना होने की सूरत में उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अज़म से छपकर। जब तंजीम को ये बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। बेटा तो उन्हें दूसरी बीवी से भी ना हुआ, बस एक अनचाहा वजूद रू दुनिया में आ गई। वो मासूम सी लड़की हर किसी से प्यार करने वाली, लेकिन यहाँ इसे कोई प्यार नहीं करता था सिवाय फातिमा बीबी के।
वो मासूम लड़की अपना बचपन खो चुकी थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्कूल में इसने मैट्रिक कर लिया, लेकिन इसके आगे अपना तालीमी सिलसिला जारी ना रख सकी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ भी ना कर पाई। इसके हिस्सा में मोहब्बतें ना थी, अगर कुछ था तो 3 बहनों उम्मी के थप्पड़ वो दिन में दर्जनों के हिसाब से इसके मुंह पर अपने नक्श बनाते। वो एहसास कमतरी का शिकार लड़की अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करती थी। इसे फातिमा बीबी के घर में जाने की इजाजत भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो इसकी उम्मी को महीने के 5,000 रुपए देती थी। फातिमा बीबी जानती थी कि इसके साथ इस घर में क्या किया होता है। रू बचपन से उनके पास आती थी कि उन्हें वो प्यारी सी लड़की बहुत अजीज थी। इसकी माँ का नाम नूर था और उसके बाप को इससे मोहब्बत न थी। इसकी माँ ने इसका नाम रू नूर रखा था, यानी कि वो अपनी माँ की रूह थी। इससे इसकी बचपन की यादें छीन ली गई। वो सिर्फ चंद दिनों की थी जब इसकी माँ इसे दुनिया की ठोकरों में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाप को इससे कोई मतलब न था। वो तो बस इसे उठा के इसकी सौतेली माँ के पास ले आया था। सौतेली औलाद से भी बिला कोई मोहब्बत करता है। इसके बाप ने कभी इसे प्यार से न देखा और 7 साल की उम्र में ही वो यतीम हो गई। इसकी सौतेली माँ को जो जरा सा अपने शौहर का डर था कि इसके सामने रू को कुछ न कहती, वो खत्म हो गया। 7 साल की उम्र में ही इससे इसका बचपन छीन लिया गया। तंजीम में साफ लफ्जों में कहा कि फरी की रोटी नहीं मिलेगी, काम करना होगा। 7 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता। रू ने अपने छोटे छोटे हाथों में जारू उठा लिया। इसे साथ बैठकर खाने की इजाजत न थी और जवाब जो बचता है वही खाने को मिलता। वो रोती न थी, इसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। इसे आवाज निकालने की इजाजत न थी। वो भी इंसान थी, इसे भी गुस्सा आता था, लेकिन इसे जब गुस्सा आता है वो अपने आप पर निकालती थी। उम्मी के छोटे से कमरे में बस एक ही बेड था। इसे जमीन पर सोने की जगह मुयस्सर थी। इसे ये पता न था कि ये चटाई कब से इसके पास है, लेकिन वो जब से सो रही थी इसे यही फटी पुरानी चटाई दी गई थी। मैट्रिक तक स्कूल जाती रही, जो इसी के मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था। ये भी फातिमा बीबी की ही मेहरबानी थी जो इसकी उम्मी की मिन्नतें करके स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फातिमा बीबी का कहना था कि अगर वो ऐसी पढ़ती रहे तो कुछ बन सकती है। 15 साल की उम्र में जब इसने मैट्रिक पास किया तो उम्मी ने कह दिया कि आप घर के कामकाज सीखेगी। वो क्या सीखती, इसे सब कुछ आता था। बचपन से ही वो सब कुछ कर लेती थी, मगर इसे किसी के सामने बोलने की इजाजत न थी। गलती से उनके घर में कोई मेहमान कोई रिश्तेदार आता तो यही सोचता कि शायद ये बच्ची गूंगी है। इसकी सबसे छोटी बहन मारिया भी इससे 6 साल बड़ी थी और तीनों अभी कन्वारी थी। इससे पहले रानिया के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्होंने रू को सामने देखा तो कह दिया कि हमें इससे शादी करवानी है, अगर आपको मंजूर हो तो। जिसके बाद रू बेचारी के जिस्म पर ना जाने कितने ही जख्म थे। उम्मी बात बात पर इसे मारने लगती, कहती तो जो उनके सामने आई, इसीलिए मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया। और रोती तड़पती, लेकिन कौन सुनता था। वो सारी रात रोती थी और वो बेजिसी लोग माँ कहते थे बेखबर सोती रहती। बढ़िए दूसरा हिस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।